नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आर अंकित और स्वागत है आपका हमारे डियर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। और ये हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के रूप में शुरुआत करने वाले हैं हमारे सेशन की। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आज जिस टॉपिक के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट बेस पर आपको कहीं और पढ़ने की या कहीं और से देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इस मतलब माइंड मैप के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से समझाया कि अगर आप एक बार या दो बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो हालांकि पढ़ने का कोई सीमा नहीं है, पढ़ने एक ही विषय पर पीएचडी भी की जा सकती है। तो लेकिन फिर भी मैंने आपको ये एक बिल्कुल मतलब सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया है आपके सामने, और ये इतना सरल और लेमन लैंग्वेज में है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका। तो मैं आपका हमारे सेशन में स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। दोस्तों आपको पता है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ही हमारे पास भूमि सुधारों की एक श्रृंखला के रूप में कानूनों की शुरुआत हुई अलग अलग राज्यों के भीतर और भारत के संघ स्तर पर भी कई प्रयास किए गए। और प्रयासों के अंदर कई मूल अधिकारों और जो हमारे फंड डीपीएसपी है उनके अंदर संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। और यही संघर्ष का एक परिणाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केरल भूमि सुधार की बात करें तो केरल जो राज्य है उसने अपना भूमि सुधार के लिए 1963 के अंदर अपने एक्ट पारित किया। और एक्ट पारित करने के बाद कई जो जमींदार थे उनके पास एक अधिक से मतलब एक सीमा से अधिक जो ज़मीनें थी उनको राज्य द्वारा अधिग्रहित करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही अधिग्रहित करना प्रारंभ किया तो कई फंडामेंटल्स इसके केंद्र के बीच में आ गए। तो आप देखेंगे आर्टिकल 25 हुआ, है ना। आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 हुआ फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण के आधार पर। फिर 26 और 31 के आधार पर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में दायर की जाने लगी। और इन याचिकाओं का ही परिणाम था कि हमारे पास हमारा एक महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आता है। और आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या वास्तव में। देखिए, ये बेसिक और कोर वैल्यूज है हमारे संविधान की। क्या है? बेसिक और कोर वैल्यूज है। और ये संविधान के अंदर कहीं भी हमें लिखा नहीं है, बल्कि ये न्यायिक रूप से एक नव प्रवर्तित सिद्धांत है। क्या है? न्यू आइडिया है ये, जो संसद को एक अपनी सीमा से अधिक आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संवैधानिक संशोधनों से रोकती है। तो ये था हमारा बेसिक डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब एक चीज और पढ़ लीजिए आप। देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अर्थात भारत के संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन का वर्णन नहीं किया गया है। ये न्यायिक रूप से प्रवर्तित सिद्धांत है। फिर हम बात करें इट्स होल्ड कंटेंट फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट। अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के अंदर जो शक्ति प्रदान की गई है संसद को संशोधन करने की, उसका जो अतिक्रमण है या उसके अति प्रयोग की जो संभावना है उसको कम करने के प्रयास हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो चलते हैं अब हम, और आप शांति से बिल्कुल मेरे साथ प्रारंभ कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ और अधिक विस्तृत चीजें। देखिए, ये संसद की जो संशोधन की शक्ति है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कौन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पहला तो ये हो गया। और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे और साथ ही साथ इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको संरक्षित करते हुए बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे संविधान में परिवर्तन है वो किए जा सकें। अब आपको बताएं तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है हमारा,
वो संवैधानिक कानूनों का मूल आधार है। ये कानून का शासन भी निर्धारित करता है और दूसरी ओर सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों के पृथक्करण के जैसे सिद्धांतों को भी सारगर्भित करता है। इसी कारण ये आप देखेंगे आगे तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के मूल तत्व हैं। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो कमज़ोर ना हो, साथ ही साथ व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है वो भी बनी रहे और राज्य जो हमारे जो शासन का स्वरूप है उस पर अतिक्रमण करके या कुंडली मार कर न बैठ जाए, यह भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ध्यान रखता है। अब हम बात करें कि प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका मूल उद्देश्य है ना, या इसकी मूल विशेषता है, वो है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की संप्रभुता को बनाए रखना। एसेंशियल फीचर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखना, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के मूल आधार हैं अर्थात इनकी विशेषता है। ऐसा ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में शामिल है। राज्य का कल्याणकारी स्वरूप, फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की सर्वोच्चता, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अर्थात गणराज्य और लोकतांत्रिक सरकार का स्वरूप हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स में शामिल है। फिर हम बात करें यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, भारत की और एकता अखंडता को भी किसमें शामिल किया गया है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में। पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू, ये भी हमारे किसके अंदर शामिल किया गया है, किसके अंदर, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। अब बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसबी, मतलब हमारे जो मूल अधिकार और नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर एक समायोजन बना रहे, यह भी कौन सुनिश्चित करता है, हमारा कौन, मूल ढांचे का सिद्धांत। सेकुलर और फेडरल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, ये भी हमारा धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र, इसको भी किसमें शामिल किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर में। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अर्थात जो हमारे शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है उसे भी किसमें शामिल किया गया है, किसके अंदर, हमारे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंदर। फिर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे भी हमारे किसके अंदर शामिल किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो जो भी महत्वपूर्ण है और संविधान की मूल भावनाएं हैं उन सबको किसके अंदर शामिल किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। तो ये था दोस्तों हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की विशेषताएं। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनका हम एक क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करने वाले हैं, वो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तक, मतलब बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य तक, विवाद तक। तो हमारा ये विवाद प्रारंभ हो जाता है ए.के. गोपालन, ये ए.के. गोपालन से, और ए.के. गोपालन केस कब आया हमारे पास, 1950 में। और 1950 के अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संसद फंडामेंटल राइट्स संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और परिवर्तन कर सकती है, किसे, फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि संसद के पास संशोधन की शक्ति है। तो मतलब क्या कर दिया कि सीधा सा हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया ए.के. गोपालन केस के अंदर। अब फिर आता है 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद केस, और हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या हुआ। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास सज्जन सिंह बनाम सज्जन सिंह केस, वो है 1965 के अंदर। फिर हमारे पास दोबारा गोलक मतलब एक माइलस्टोन परिवर्तन है, वो आया 1967 की गोलकनाथ वाद में। वो इसके अंदर दो निर्णय दिए गए, पहला तो कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब आप देखेंगे ए.के. गोपालन केस, और दूसरी ओर ये देखिए ए.के. गोपालन केस और दूसरा गोलकनाथ केस, दोनों सेम नाम है लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, और दोनों के अंदर माइलस्टोन चेंजेस हुए। इसमें तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया, और इसके अंदर भाई संशोधन नहीं कर सकती संसद, किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। जो अब तक किए वो ठीक है,
तो ऐसी दिक्कतें हुई। तो अब 2 और स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। अब इसी चीज़ों के जैसे ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम संशोधन नहीं कर सकते हो, तो पार्लियामेंट का दिमाग किसका, और उन्होंने लगातार 2 संशोधन किए, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25। आर्टिकल 24 के अंदर मतलब आर्टिकल 24 के अंदर कहा गया कि आर्टिकल 13 के अंदर, जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर विधि शब्द के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शामिल नहीं होता। ठीक है। अब फिर एक और संशोधन किया आर्टिकल 25, और 25 में कहा गया कि मुआवजे के साथ संपत्ति के अधिकार में कटौती की जा सकती है, और डीपीएस में को फंडामेंटल राइट्स में प्राथमिकता दे दी गई, और आर्टिकल 39 बी और सी को जोड़कर जो न्यायिक समीक्षा है उसको सीमित करने का प्रयास किया गया। और फिर अब हमारा आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन, केशवानंद भारती बनाम केरल संघ 1973 एक्ट। और ये किसके अतिक्रमण के आधार पर कोर्ट में लाया गया? वो है आर्टिकल 25, 26 और 31 के अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए हमारे पास स्टार्ट होता है। तो अब दोस्तों हम इसके कुछ विस्तृत, जैसे कि हमारा पहले ए.के. गोपालन केस था 1951 का, अब उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ लेते हैं। ए.के. गोपालन केस की बात करें तो भारतीय संविधान के विधायिका और नागरिक स्वतंत्रता के मामले में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था, और यह केस विशेष रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 21, आप जब आगे पढ़ेंगे मेनका गांधी केस तो उसके अंदर भी हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन जो व्याख्यान का प्रारंभ है ना, वो आपको कहीं 1951 से ही प्रारंभ हो जाता है। आर्टिकल 1951 में बात करें तो ए.के. गोपालन कौन थे? ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे जिनको है ना प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए या दावा करने के लिए जो संविधान के एक और मौलिक अधिकार और दूसरी ओर सरकार, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता ना, मतलब कि एकदम से मतलब उलझन हो जाना, वैसा हो गया। तो फिर सरकार सब मतलब कहा ए.के. गोपालन केस में कि सरकार प्रिवेंशन डिटेक्शन का यूज करके कुछ को मतलब डिटेन कर सकती है भाई। तो ये था हमारा ए.के. गोपालन केस। और फिर अब हम चलते हैं कि भाई पहले समझ लेते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन क्या है। तो हम प्रिवेंशन डिटेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन डिटेंशन, तो देखिए दोस्तों, प्रिवेंशन डिटेंशन एक भारतीय कानून प्रणाली या बहुत सारे कुछ देशों के अंदर एक कानून प्रणाली है जिसका उपयोग करके गिरफ्तारी कर ली जाती है, और गिरफ्तारी का मूल उद्देश्य होता है कि अपराध करने से पहले ही उन्हें रोका जा सके। और ये ऐसे जो प्रिवेंशन डिटेंशंस हैं वो ऐसे मुद्दों पर किया जाता है जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो गया, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हो गया, या कोई भी मतलब पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा जिसका मूल उद्देश्य हो कि यदि इसे डिटेन नहीं किया गया तो ये हमारे समाज के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या और किसी अन्य खतरे को जन्म दे सकता है, तो उसके लिए डिटेन किया जा सकता है। और जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम प्रिवेंटिव डिटेंशंस को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और प्रिवेंशन डिटेंशंस का एक व्यक्तिगत रूप से ये कहा जाता है कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको सीमित करता है। अब फिर हमारे पास आ जाता है शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद मामला। अब शंकरी प्रसाद मामले की बात करें तो ये 1951 में हुआ, और इसका पूरा नाम क्या था? शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघवाद। अब इसके अंदर भी एक हमारे ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान के लिए प्रारंभिक रूप में माइलस्टोन साबित हुआ। तो इसके अंदर कहा गया है कि जो पहले जब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक संवैधानिक वैधता का समर्थन किया जो मौलिक अधिकारों को संकुचित करता था, और वह था आर्टिकल मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो मौलिक अधिकारों को संकुचित करने पर केंद्रित था। और यह मामला कोर्ट में पहुंचा, और आपको पता है कि हमारा आर्टिकल मतलब बात करें हम कि हमारा पहला संवैधानिक संशोधन जो कि 1951 में किया गया, उसके अंदर कहा गया कि आर्टिकल 1901F जो कार्यवाहियाँ हैं उसके द्वारा उनको वैधता प्रदान करने की दिशा के अंदर एक पहला कदम था। और ऐसे ही मामले शंकर प्रसाद में नहीं, ओडिशा राज्य में एक भूमिधर संघ था, उसके मामले में भी ये चुनौतियाँ दी गई। और पहले संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए आलोचना की
जो कि मौलिक संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता था और मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो उसकी वैधता का सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, समर्थन। ऐसे के अंदर अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि क्या कर रही है अब शंकर प्रसाद मामले ने कि अगर पहला संवैधानिक संशोधन को वैधता दे दी तो अब नागरिकों के मौलिक अधिकार है वो संकट में आ जाते हैं। तो और फिर न्यायालय एक चीज और कह देती है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने का अधिकार है, साथ ही साथ उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। और इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार कोई अद्वितीय नहीं है, समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद बहुत मौलिक अधिकार एक साइड की, भाई मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है या सरकार के कानून, तो ऐसे बहुत बड़ी दिक्कतें आई और इसका मामले का सुलझाव हुआ हमारे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघवाद में। शंकरी प्रसाद मामले में संविधान में संशोधन करते हुए पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को स्थापित किया। किसको किया, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया गया और मौलिक अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्रदान कर दी, संसद को। लेकिन यह भी कहा गया कि ये कुछ निर्धारित सीमाओं के अधीन है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं संसदीय सर्वोच्चता के प्रमुख सिद्धांत। हमने एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की थी, तो इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण है, मतलब सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, वो है संसद, और वो कानून बनाने की शक्ति होती है और कानून पारित कर सकती है और कानूनों को रद्द कर सकती है। मतलब बिना किसी न्यायिक समीक्षा या सरकार के अन्य शाखाओं के हस्तक्षेप, कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और हस्तक्षेप होता भी है तो उन्हें कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता। तो ये था हमारा सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। अब अनलिमिटेड कानून बनाने की शक्ति, ये भी एक किसका विशेषता है, संसदीय सर्वोच्चता का। ठीक है, फिर अब हम बात करें कि एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी न्यायिक मतलब जो न्यायपालिका है उसकी सर्वोच्चता को कम कर देना, अर्थात पार्लियामेंट को सुप्रीम बना देना। अब फिर संविधान की संशोधन करने की क्षमता, मतलब असीमित संशोधन, मन माने संशोधन कौन कर सकती है, पार्लियामेंट। ये किसके गुण हैं, संसदीय सर्वोच्चता के। तो क्या ऐसा हो गया था, नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि अब जो हमारी न्यायपालिका है वो सरकार की और, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी और अधिक झुकाव महसूस कर रही है। अब हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के क्या किया गया कि उसके अंदर है ना, हमारे पास 4 चीज़ें की गई। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, मतलब जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको सीमित करने के लिए उसको सीमित किया गया, और उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, या फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मॉरलिटी, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, और मतलब जितने भी ये आदेश हैं शिष्टाचार, जब हम बात करें हिंदी में तो राज्य की सुरक्षा, विदेशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदर्श, सार्वजनिक आदेश, शिष्टाचार, नैतिकता और न्यायालय अवमानना या अपराध उत्तेजना, मतलब ऐसा किया गया इंक्रीमेंट ऑफ ऑफेंस, इंक्रीमेंट टू एन ऑफेंस। ऐसे कई मुद्दों पर हमारे आर्टिकल 19 को सीमित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि फिर इसके अंदर क्या कर दिया गया कि भूमि सुधारों को जो मान्यता प्रदान की गई, और इसके तहत आर्टिकल 31A और 31B ऐड कर दिया गया और भूमि सुधारों को मान्यता प्रदान कर दी गई। कुछ रूल और रेगुलेशंस, कुछ सर्टेन वैलिडेशन कर दिया गया किसका, कुछ एक्ट्स का और रेगुलेशंस का, जिसके अंदर आर्टिकल 30C को जोड़कर 39B और C को महत्वपूर्ण बना दिया गया और उन पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, है ना। फिर इसके बाद ही आर्टिकल 1 के बाद लिमिटेशन लगा दी जुडिशियल रिव्यू पर, आर्टिकल 31D जोड़कर। तो हालांकि हम देखेंगे कि इसमें से कुछ मतलब अवैध भी घोषित कर दिए गए थे। अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है हमारा केशवानंद भारती केस। भारती बनाम केरल राज्यवाद के अंदर बात करें तो ये 1973 के अंदर आया, और
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था। और यह मामला केरल सरकार के जो भूमि सुधार थे उनके विरोध के स्वरूप में स्थापित हुआ। और इसके प्रायोजक थे केशवानंद भारती, और जो केरल के अंदर एक हिंदू मठ था उसके प्रमुख थे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 7-6 के अनुपात में अपना बहुमत दिया और यह निर्धारित किया कि हालांकि संसद के पास संशोधन करने का अधिकार है, परंतु यह अधिकार सीमित नहीं है। यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं जिन्हें मूल संरचना कहा जाता है, संवैधानिक संशोधनों द्वारा परिवर्तन नहीं की जा सकती। मूल संरचना के सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संसद संविधान की मौलिक ढांचे अथवा मौलिक जो वैल्यूज हैं उनके अंदर कोई चेंज ना करे। इस प्रकार मौलिक अधिकार जो हमारे मूल अधिकार, ये फंडामेंटल बात करें कि फंडामेंटल वैल्यूज हैं उनके अंदर कोई चेंज ना करे, अर्थात जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के कुछ निर्धारित मानक है उनको परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये वो परिवर्तन नहीं होने चाहिए। और वो हमने पढ़े थे कि हमारी इंटीग्रिटी है ना, सोशल मतलब वेलफेयर स्टेट, साथ ही साथ हम बात करें कि राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संसदीय प्रणाली, साथ ही साथ हम बात करें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, विधि का शासन, ये हम किसके अंदर शामिल करते हैं? मूल ढांचे के अधिकार में। अर्थात परिवर्तन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है संसद, लेकिन तुम ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते कि जो हमारा मूल ढांचे को ही खराब कर दे, अर्थात संविधान का स्वरूप ही बदल दे। ये निर्णय दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अंदर। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारा ये केशवानंद भारती बनाम कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार खुश हो जाइए। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको सेशन? आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। आइए आप, और आपको ऐसे ही कंटेंट, बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और है कि यदि आपको ऐसे कंटेंट्स चाहिए और आपको आवश्यकता है कि मुझे इस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको नीचे एक पिन या मैसेज बॉक्स दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर पिन कर सकते हैं मुझे, और मैं आपकी हर बात को वहाँ डीपली एनालिसिस करता हूँ। साथ ही साथ वहाँ जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनकी विस्तृत व्याख्या भी करता हूँ, तो आप वहाँ एक बार देख सकते हैं मुझे। और आप हमारी टीम के प्रयासों की सहानुभूति और उनके एक लगन के लिए मैं उन सभी टीम का धन्यवाद करता हूं। और हमारे हाल ही में जो सब्सक्राइबर्स हुए हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूं, जिसके अंदर हमारे उत्तम शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। साथ ही साथ प्रकाश जी, उनका भी मैं आपको स्वागत करता हूं। वो हमारे चैनल पर बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने मतलब लगातार प्रयास भी किए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर।